आज अपने बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपनी केमिस्ट्री में। एमएससी, बीएससी, बीएड, बीएससी सेकेंड ईयर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है। देखो अपने को पता है कोई अणु होता है वो उच्च ऊर्जा की विकिरण द्वारा उत्तेजित होता है, और उत्तेजन से होता क्या है, उसकी जो निम्न ऊर्जा स्तर से उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से किधर की तरफ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर की। अब इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। और इससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हो गया अपना डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब बात है सर कितनी ऊर्जा पर्याप्त होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स के लिए, कितनी ऊर्जा पर्याप्त होती है। ये हो गया बीएमओ बंद आयनिक कक्षक, और ये हो गया अपना एबीएम विपरीत बंद आयनिक कक्षक। बात ये है सर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अपने बना रहे हैं उसके लिए कितनी विकिरण की ऊर्जा पर्याप्त है, कितनी ऊर्जा पर्याप्त है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये ऊर्जा किसी भी अणु से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। आगे क्या, किसी भी अणु को उत्तेजित करने के लिए 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है, सॉरी, ठीक है। अब अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। देखो ध्यान से सुनना, सारी लाइनें मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। एक को मान लिया मैंने ई नॉट निम्न ऊर्जा स्तर, और दूसरी को मैंने क्या मान लिया इधर की तरफ E1, इसको मैंने मान लिया उच्च ऊर्जा स्तर। अब ये जो एनर्जी लेवल होते हैं इनके अंदर भी कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं बहुत सारे। वो कौन सी ऊर्जा स्तर होते हैं, कंपन ऊर्जा स्तर, वाइब्रेशनल लेवल। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कंपन ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। और इन कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर भी क्या उपस्थित होते हैं, बहुत सारे घूर्णन ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेसी। तो यहां से एक बात अपने को पता चली, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें वाइब्रेशनल लेवल भी उपस्थित होता है, उसमें रोटेशनल लेवल भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला बेसिक। समझ में आ गई मेरी बात। भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी लेवल प्रेजेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में, वाइब्रेशनल लेवल भी उपस्थित होता है, और साथ में क्या उपस्थित होता है, रोटेशनल लेवल। अब देखो अपने नेक्स्ट अपने इस टॉपिक को समझने के लिए 3 कर्व बनाएंगे अपने। उन कर्व को ध्यान से समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अब देखो, माना अपने पास ये 3 कर्व है, इसे अपने डिफरेंस रेटिंग में देखिए। माना अपने पास 2 ऊर्जा स्तर है, इस वाले ऊर्जा स्तर को मान लेते हैं अपने E0, कहने का मतलब कौन सा हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर, और दूसरी को अपने क्या मान लेते हैं, E1, जो कौन सा हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर। अब मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया था बेसिक में, इनमें क्या उपस्थित होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल भी उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए अपने यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं V इक्वल 0, वाइब्रेशनल लेवल 0, ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल लेवल इक्वल 1, और ये हो जाएगा वाइब्रेशनल लेवल इक्वल 2, और ये हो गया वाइब्रेशनल लेवल इक्वल किसके आ जाएगा, 3। ऐसे इसके वाइब्रेशनल लेवल बना लेंगे अपने उच्च ऊर्जा स्तर के। वाइब्रेशनल लेवल 0, ये हो जाएगा वाइब्रेशनल लेवल 1, और इधर की तरफ आ जाएगा वाइब्रेशनल लेवल 2, और इधर की तरफ आ जाएगा वाइब्रेशनल लेवल 3। ठीक है, इक्वल से बना लेना सारे, ये रहा, ये, और ये हो जाएगा 2, और इधर की तरफ ये हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे इसमें बना लेंगे अपने 2 ऊर्जा स्तर हो गए अपने। माना निम्न ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, E0, और उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, E1। 1 को ऊपर लगा देंगे, या E डैश बोल सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे इसके हो जाएंगे ऊर्जा स्तर E0, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, E1 या E डैश। ठीक है, अब इसमें वाइब्रेशनल लेवल हो जाएंगे V इक्वल 0, इसका क्या हो जाएगा, V इक्वल 1, इसका क्या हो जाएगा, V इक्वल 2 वाइब्रेशनल लेवल, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, V इक्वल 3। अभी समझाएंगे पूरा, पहले बना लेंगे पूरा। फिर इधर की तरफ इसका हो जाएगा V इक्वल 0, इसका कितना हो जाएगा, V इक्वल 1, और इसका हो जाएगा V इक्वल 2, और इसका कितना हो जाएगा, V इक्वल 3। फिर इधर क्या रहेगा, इधर बना लेंगे, क्या आ जाएगा, V इक्वल 0, वाइब्रेशनल लेवल 1, वाइब्रेशनल लेवल 2, और इसका हो जाएगा वाइब्रेशनल लेवल 3। फिर इसका बना लेंगे, क्या आ जाएगा, V वाइब्रेशनल लेवल 0, वाइब्रेशनल लेवल 1, वाइब्रेशनल लेवल 2, और इधर की तरफ आ जाएगा वाइब्रेशनल लेवल 3। देखो, ये वाला जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, एनर्जी को, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये वाला जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंतर्नाभिकीय दूरी। ये भी क्या हो जाएगी, अंतर्नाभिकीय दूरी। और ये भी क्या हो जाएगी, अंतर्नाभिकीय। ठीक है, अब देखो अपने इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए, देखो, यदि दोनों स्तर में अंतर्नाभिकीय दूरी समान हो, आगे क्या बात समझ में, कहने का मतलब है ये निम्न ऊर्जा स्तर हो गया और ये कौन सा हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर, दोनों की अंतर्नाभिकीय दूरी क्या हो, समान हो। उच्च ऊर्जा स्तर में भी अंतर्नाभिकीय दूरी और निम्न ऊर्जा स्तर में अणु की अंतर्नाभिकीय दूरी, ठीक है, दोनों समान हो तो वाइब्रेशनल लेवल क्या होता है, अपने को ऊर्ध्वाधर रेखा में संक्रमण प्राप्त होता है। V0 से किसकी तरफ प्राप्त होगा, V0 की तरफ, और V1 से क्या प्राप्त होगा, ये बनाना चाहो बना सकते हो, ये रिप्रेजेंट कर दिया V1 की तरफ। V2 से अपने को किसकी तरफ प्राप्त होगा, V2 की तरफ, और V3 से अपने को किसकी तरफ प्राप्त होगा, V3 की तरफ। तो अपने को स्पेक्ट्रम लाइन कौन सी बनेगी, E नोड में या E0 में वाइब्रेशनल लेवल 0 तथा
ई डैश या E1 में क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल लेवल 0। तो अपने को स्पेक्ट्रम लाइन क्या प्राप्त होगी, 0 to 0, या अपने को क्या बनेगी 1 to 1, या क्या बन जाएगी 2 to 2। तो कहने का मतलब ये है, यदि दोनों की अंतरनाभिकीय दूरी स्थिर हो, कहने का मतलब है अणु की उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर दोनों में अंतरनाभिकीय दूरी समान है, तो उसमें वाइब्रेशनल लेवल अपने को क्या प्राप्त होता है, V = 0 से, और उच्च ऊर्जा स्तर में कितना प्राप्त होता है, V = 0, और स्पेक्ट्रम लाइन क्या बनती है 0 to 0। अगर अपने 0 को नए रिप्रेजेंट करें तो 1 को भी कर सकते हो, तो इधर से V1 से अपने इधर की तरफ चले जाएंगे 1 की तरफ। मैं थोड़ा अपने डिफाइन करते हैं, जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे हैं, ठीक है, अब आप है ना बीएससी सेकंड ईयर में होंगे, उसी में भी आप फर्स्ट बेंच में बैठ रहे हो, समझ में आ गई। कहने का मतलब है वाइब्रेशनल लेवल आपका यहाँ पे भी 1 था और बीएससी सेकंड ईयर में भी 1 है, तो यहाँ के लिए जो स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी वो क्या बनेगी 0 to 0, 1 to 1, और इस संक्रमण को अपनी कौन सा संक्रमण बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर संक्रमण। इसमें जो संक्रमण बनता है वो ऊर्ध्वाधर संक्रमण बनता है, सीधी लाइन प्राप्त होती है। आगे क्या बात समझ में, अगर निम्न ऊर्जा स्तर तथा उच्च ऊर्जा स्तर में दोनों में अंतरनाभिकीय दूरी समान हो तो ऊर्ध्वाधर संक्रमण होता है। जो संक्रमण की लाइन है वो क्या प्राप्त होती है, सीधी प्राप्त होती है। ई नोड में V = 0, तो E1 में भी क्या रहता है, V = 0। स्पेक्ट्रम लाइन कौन सी बनती है वाइब्रेशन की, 0 to 0, या कौन सी बन सकती है इसमें 1 to 1, या कौन सी बन सकती है 2 to 2। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये संक्रमण वर्टिकल लाइन है। और कब होती है ये वर्टिकल लाइन, जब उत्तेजित अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर, मूल अवस्था तथा उच्च ऊर्जा स्तर में आगे क्या, दोनों की अंतरनाभिकीय दूरी क्या रहे, समान रहे। अब अपने आगे 2 नंबर पे देखो, यदि अंतरनाभिकीय दूरी उच्च ऊर्जा स्तर में अणु की अंतरनाभिकीय दूरी थोड़ी सी बढ़ जाए, तो ये करो क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो संक्रमण होगा वो संभावित संक्रमण होगा। और उस संक्रमण में क्या खास बात होगी, जो वाइब्रेशनल V = 0 है उससे संक्रमण किसकी तरफ होगा, V1 की तरफ। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ई नोड में V इक्वल क्या आ जाएगा 0, जबकि ई डैश या E1 में क्या हो जाएगा, जिसको अपने बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे V इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो इसमें स्पेक्ट्रम लाइन क्या बनेगी 0 to 1, या क्या बन सकती है हमें, या 0 to 1। आगे क्या बात समझ में, या इसमें क्या बन सकती है 2, या इसमें क्या बन सकती है 3। तो कहने का मतलब है इसमें जो संक्रमण होता है वो क्या होता है, संभावित संक्रमण होता है। इसमें जो संक्रमण होता है वो संभावित संक्रमण होता है। कब होता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर में अणु जो मूल अवस्था में अणु हो और उच्च ऊर्जा स्तर में अणु जो अंतरनाभिकीय दूरी थोड़ी बढ़ जाए, पहले के कंपेयर में उच्च ऊर्जा स्तर में अंतरनाभिकीय दूरी बढ़ जाए, ठीक है। तो वहां पे ई नोड में V = 0 और ई डैश में क्या हो जाएगा V = 1। स्पेक्ट्रम लाइन अपनी को क्या प्राप्त होती है 0 to 1। थोड़ा और समझाएंगे, तीनों को बना लेते हैं। यदि अंतरनाभिकीय दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए
तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो अंतर्नाभिकीय दूरी ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए उच्च ऊर्जा की विकिरण की आवश्यकता होगी और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा वाइब्रेशन से अणु होगा वो किस में विभक्त हो जाएगा, परमाणु में विभक्त हो जाएगा, और यहाँ पर अणु संक्रमण न करके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अणु संक्रमण न करके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अपने सीधी बनाने में इसको यहां तक ऐसे, ठीक है। तो यहां पे संक्रमण नहीं होगा, अणु क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, किसमें, परमाणु में, और ऊपर की तरफ चली जाएगी लाइन। कहने का मतलब है, आप इसका मतलब समझिए, ये वाइब्रेशन, इसका मतलब हो गया अणु टूट गया, वाइब्रेशनल लेवल 3 से ऊपर जाती है। पहले थोड़ा कंपन था, मतलब क्या है, कम ऊर्जा में थोड़ा कंपित, फिर अधिक ऊर्जा में और अधिक कंपित होगा, फिर और अधिक में ऊर्जा में और अधिक कंपन होगा, और इसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज्यादा कंपन होने से वो विभक्त हो जाएगा, किसमें विभक्त हो जाएगा, परमाणु में। तो तीसरी में अपने क्या है, संक्रमण नहीं करता, तीसरी में क्या है, अणु संक्रमण नहीं करता। तो अपने पास 3 स्टेज है, तीनों में मैं फिर से कंपेयर बताता हूं क्योंकि उस टाइम बना रहा था, मैं समझा नहीं पाया। देखो पहला अपने को किसको रिप्रेजेंट करता है, यदि दोनों जो स्तर है उनमें अंतर्नाभिकीय दूरी स्थिर रहे, कहने का मतलब है अंतर्नाभिकीय दूरी समान रहे, तो उसमें कौन सा संक्रमण बनता है, ऊर्ध्वाधर संक्रमण। और जो लाइन है वो अपने को क्या प्राप्त होती है, सीधी लाइन प्राप्त होती है। वहां पे ई नोड में वाइब्रेशनल लेवल क्या होता है, 0, और ई डैश में वाइब्रेशनल लेवल क्या हो जाएगा, 0। तो लाइन क्या प्राप्त होगी अपने को, 0 to 0, 1 to 1, और 2 to 2, 3 to 3। आगे क्या बात समझ। अब क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिनमें वाइब्रेशनल लेवल जो लाइन होती है वो 0 से 0 बने, उनमें अवशोषण बैंड चौड़ा प्राप्त होता है। अवशोषण बैंड क्या प्राप्त होता है, चौड़ा प्राप्त होता है, और अपने ये भी कह सकते हैं प्रबल प्राप्त होता है, कंपेयर दैट किसके, इससे। जिनमें वाइब्रेशनल लेवल क्या है, 0 से 1 बनता है, उसमें भी अवशोषण बैंड चौड़ा बनता है, मगर उसमें संक्रमण कौन सा होता है, संभावित संक्रमण होता है, और इस अवशोषण बैंड की तुलना में क्या होता है, वीक होता है या दुर्बल होता है। और तीसरे में क्या होता है, अणु परमाणु में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको समझने में इसमें ध्यान क्या रखना है, अपने पास 3 चीजें हैं, 3 चित्र है अपने पास। एक में क्या है, अंतर्नाभिकीय दूरी समान, दूसरे में अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ गई, और बढ़ने से अपने कर्व को किधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा इधर की तरफ। और संक्रमण कौन सा प्राप्त होता है अपने को, वाइब्रेशनल लेवल 0 से 1 की तरफ। और यहाँ पे क्या होगा, संक्रमण न होके अणु छोटे छोटे परमाणुओं में क्या हो जाएगा, विभक्त। बोलो समझ में आ गया। ये हो गया अपने concept of potential energy for bonding and anti-bonding molecular orbitals। ठीक है, अब अपनी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट है फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल।
नेक्स्ट है फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल, जिसको अपने बोलते हैं फ्रैंक-कोडॉन सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। देखो ये कहता है यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने तीव्र गति से हो जाए, आगे क्या बात समझ में, कि नाभिकों को गति करने का समय ही नहीं मिले। देखो कहने का मतलब ये है कि संक्रमण इतनी तीव्र गति से होता है कि नाभिकों को समय ही नहीं मिलता अपनी संवेग की स्थिति परिवर्तित करने के लिए, आगे क्या बात समझ में, या अपनी स्थिति परिवर्तित करने के लिए कितना समय, 10⁻⁻15 सेकेंड। कहने का मतलब ये है बेटा, संक्रमण इतनी तीव्र गति से होता है कि नाभिक को समय नहीं मिलता, आगे क्या, अपनी स्थिति परिवर्तित करने के लिए, जिससे क्या होता है, वो जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में उच्च ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो आप देखो अपनों जो लास्ट डायग्राम बनाया था उसमें ऐसा कौन सा डायग्राम था जिसमें दोनों की स्थिति समान थी, ऊपर वाले स्तर की और नीचे वाले स्तर की, पहला वाला डायग्राम। तो अपने को फ्रैंक-कोडॉन में कौन सा वाला डायग्राम बनाना है, कौन सा कर्व बनाना है, पहले वाला। ठीक है, देखो देखो तो फ्रैंक-कोडॉन ने क्या कहा, देखो किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तीव्र गति से होता है कि नाभिकों को गति करने का समय ही नहीं मिलता, आगे क्या बात समझ में, जिसके कारण इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी क्या रहती है, समान। देखो यहाँ पे फिर संक्रमण कौन सा प्राप्त होगा अगर इनका अंतर्नाभिकीय दूरी समान है, बताओ, ऊर्ध्वाधर संक्रमण। और अपने को लाइन कौन सी प्राप्त होगी, वर्टिकल लाइंस। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतर्नाभिकीय दूरी। देखो फ्रैंक-कोडॉन सिद्धांत कहता क्या है, देखो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा से किधर की तरफ होता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। ठीक है, अब मान लो जैसे अपने यहां से 20 किलोमीटर बस से जा रहे हैं तो आराम से बैठे रहेंगे, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही अगर अपने 20 किलोमीटर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो अपने को बैठने क्या मिलेगा, ही समय नहीं मिलेगा, वो जगह आ जाएगी। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इतने तीव्र गति से होता है कि इनके नाभिक को समय ही नहीं मिलता अपनी स्थिति तथा अपनी संवेग की स्थिति परिवर्तित करने के लिए या अपनी गति को परिवर्तित करने के लिए। इसलिए तो अपने बोलते हैं भी निम्न ऊर्जा स्तर तथा उच्च ऊर्जा स्तर में अंतर्नाभिकीय दूरी क्या रहती है, समान। कब रहती है, जब क्या होता है, संक्रमण बहुत ही तीव्र गति से, ठीक है, और कितनी तीव्र गति से, समय कितना लगेगा, 10⁻⁻15 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, फ्रैंक-कोडॉन होते हैं, उससे अपने क्या पता कर सकते हैं भी इनसे जो लाइन बनती है वो कौन सी बनती है, वर्टिकल। पहली बात, इससे जो लाइन प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, वर्टिकल लाइन प्राप्त होती है। समझ में आ गया, ऊर्ध्वाधर। और इनमें संक्रमण कौन सा होता है, इनमें होता है ऊर्ध्वाधर संक्रमण। और ऊर्ध्वाधर संक्रमण का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ, अभी बताया था, E नोड में क्या रहेगा, E0 में V इक्वल क्या रहेगा, 0 तथा E एक्साइटेड में, उत्तेजित में, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या रहेगा, V वाइब्रेशनल लेवल भी क्या रहेगा, 0।
और अपने को लाइन क्या प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। यही फ्रेंक-कोडोन प्रिंसिपल है। आगे क्या बात समझ में, कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जो स्थिति नाभिकों की यहाँ पे थी वही स्थिति नाभिक की क्या रहती है, ऊपर ही रहती है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं अंतर नाभिकीय दूरी जो यहाँ पे थी निम्न ऊर्जा स्तर में, वही स्थिति कहाँ पे रहती है, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, और इस प्रकार अपने कह सकते हैं इसमें जो संक्रमण होता है वो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर संक्रमण, तथा जो लाइन प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, वर्टिकल लाइन। अब ये काम क्या आता है, फ्रेंक-कोडोन प्रिंसिपल कंपन स्पेक्ट्रम की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इससे अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, कंपन स्पेक्ट्रम की तीव्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें अवशोषण बैंड क्या प्राप्त होते हैं, अपने बैंडों के आकार तथा उनकी तीव्रता के बारे में भी पता लगा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंक-कोडोन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण इतनी तीव्र गति से हो कि इनके नाभिक को समय ही न मिले अपनी गति का परिवर्तन करने के लिए, या इनकी संवेग तथा इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, नहीं परिवर्तन होगा तो इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। यही क्या होता है, फ्रेंक-कोडोन प्रिंसिपल। बोलो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। स्पेक्ट्रम, देखो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इसके सिलेक्शन रूल है, वही अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा। देखो संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दो टाइप के बारे में अपनों ने स्टडी की। एक तो होता है वर्जित संक्रमण और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, अनुमति संक्रमण, जिसको अपने बोलते हैं अलाउड संक्रमण। तो सिलेक्शन रूल का मतलब क्या हो गया, अपने बताएंगे कौन कौन सी संक्रमण क्या है, वर्जित संक्रमण। देखो संक्रमण कौन कौन से अलाउड होंगे, देखो एक तो कभी भी संक्रमण में स्पिन नॉट चेंज, स्पिन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, स्पिन चेंज नहीं होगा। स्पिन चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो अपने पास दो स्तर है, अब यहाँ पे ये और ये, इसका स्पिन नंबर कितना होता है, मान लो +½ और इसका कितना होता है -½ और इसका मान लो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो तो अगर इनका स्पिन वो ही रहे, इधर की तरफ भी -½ रहे स्पिन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो